डियर स्टूडेंट्स, आज हम हीट के बारे में बताएंगे। हीट, एज वी नो, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे दूसरी एनर्जी होती हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, वैसे हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। होता क्या है? ये हमें सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताती है। क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन। हमें गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी, वो हीट से ही पता चलता है, हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हीट जबकि एनर्जी है ये, और इससे हमें कोल्डनेस और हॉटनेस का पता चलता है, तो इसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल होनी चाहिए। लेकिन इन जनरल हम इसको कैलोरी में ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैलोरी में लिखते हैं। जूल और कैलोरी में एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को इस फार्मूले से देते हैं, डब्ल्यू इन जूल एंड क्यू इन कैलोरी। ये जे जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरी या जूल पर किलो कैलोरी। इसे जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। सबसे पहले जूल ने ही ये रूल दिया था। तो सबसे पहले आपको पता चला हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक अदर एनर्जीज, एंड द इफेक्ट ऑफ हीट क्या है? सेंसेशन प्रोड्यूसेस इन बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस। इसकी यूनिट जूल है। जनरली हम इसकी यूनिट कैलोरी में लिखते हैं, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू जे क्यू। अब क्वेश्चन आता है, एक कैलोरी क्या है? एक कैलोरी हीट क्या है? अगर हम 1 ग्राम वाटर लें और उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, इफ़ वी राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो 1 कैलोरी होगी। हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं 1 कैलोरी हीट 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 45.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ा सकता है। अब देखिए हीट का इफेक्ट क्या होता है। दो तरीके से हीट का इफेक्ट होता है। एक तो आपने देखा, राइज इन टेम्परेचर। किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है तो हम उसको हीट दे दें, लेकिन स्टेट अनचेंज रहेगी। अगर सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, तो स्टेट उसकी क्या रहती है? अनचेंज रहती है। दूसरी चीज़ है, कई बार चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए हमें देना पड़ता है। चेंज ऑफ स्टेट, जैसे आइस को हमें मेल्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी। वाटर को हमें वेपोराइज करना है, इवेपोरेट करना है, तो हमें हीट देनी पड़ेगी। तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ फेज, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मेन चीज़ है, इफेक्ट ऑफ हीट इज मेनली rise in temperature. It brings rise in temperature and it can change the state of the substance. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी स्टेट नहीं चेंज होती, और जब स्टेट चेंज होती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए हम मेल्टिंग कहते हैं, आइस मेल्ट हो रहा है, फ्रीजिंग कहते हैं, बर्फ़ जम रहा है, और वेपोराइजेशन यानी पानी काहे में चेंज हो रहा है? स्टीम में चेंज हो रहा है। ये सब चेंज ऑफ स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से स्टीम। तो ये सब चीज़ें चेंज ऑफ स्टेट में आती हैं। इसके बाद हम बताते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लें और उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी 1 ग्राम वाटर लें और उसके टेम्परेचर में हम कितना इंक्रीज चाहते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितनी हीट चाहिए वही स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब अगर हमसे कोई कहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहीं कहीं सी से रिप्रेजेंट करते हैं और या एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सी इक्वल टू क्यू अपान एम इंटू डेल्टा थीटा हो गया। क्योंकि इसको जब हम एम कहेंगे, इसको जब हम 1 डिग्री कहेंगे, तो सी इक्वल टू क्यू आएगा। तो कहने का मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जूल में लिखेंगे तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जूल एम के इसमें होता है और उसके साथ में ग्राम नहीं किलोग्राम लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसीलिए जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके फार्मूले में ये लगाते हैं, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए मास
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड राइज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमारी समझ में आ जाएगी। आइए अब आता है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। अगला है हीट कैपेसिटी, किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, इसमें और इसमें जरा सा डिफरेंस है। इसमें था 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है, यहाँ पर है टेम्परेचर ऑफ एंटायर मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ जितना उसका मास है m, एंटायर मास m बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टोटल मास जितना भी है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? स्मॉल सी क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते थे। अब हम अगर उसका मास m मान लें तो m ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो इस पूरे को कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। और ये बराबर क्या हो जाएगा इस फार्मूले से? Q अपॉन डेल्टा थीटा। वही चीज़ आ गई। इफ डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एंटायर मास कितनी होगी? m इंटू सी, क्योंकि 1 ग्राम के लिए c होती है और एंटायर मास के लिए m इंटू सी होगी। तो इसे कहते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? यही है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट होती है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या एम केस में अगर देखना है तो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही माइनर डिफरेंस है। यहाँ पर कहते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, और यहाँ हम कहते हैं किसी भी मास को लें, उस सब्सटेंस का कोई भी कितना भी अमाउंट हो, कितना भी मास हो, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी टोटल हीट चाहिए, तो दिस इज टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आता है वाटर इक्विवेलेंट। एक नया वर्ड है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? एक तरफ हमारा है सब्सटेंस और एक तरफ है वाटर। तो वाटर का वो कौन सा अमाउंट होगा जिसकी थर्मल कैपेसिटी वही होगी जो इस सब्सटेंस की होगी। अगर मान लीजिए वाटर का मास हम m लेते हैं और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CW लेते हैं, तो पूरी थर्मल कैपेसिटी यही हो गई। अगर हम सब्सटेंस के बारे में यही बात करें, सब्सटेंस का मास m लेते हैं और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS लेते हैं, तो इसकी पूरी हीट कैपेसिटी ये हो गई, क्योंकि हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी उसके मास और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है, जैसा कि देखा। तो ये जो MW आया, अगर दोनों के बराबर हैं तो MW क्या आ जाएगा? MS CS अपॉन CW। तो वाटर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट मास ऑफ द वाटर which has same thermal capacity as that of given substance। यानी वाटर इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का आपको डिफाइन करना है तो हम कहेंगे मास वाटर का कौन सा? वो मास जिसकी थर्मल कैपेसिटी एग्जैक्टली वही है जो कि उस गिवन सब्सटेंस की है। तो मास ऑफ द वाटर दैट हैज सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ गिवन सब्सटेंस इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। तो इसे वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। आइए देखें, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे डिसाइड करते हैं। इसके बाद में आता लेटेंट हीट। एक नया वर्ड है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, हमने कहा था हीट के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो राइज इन टेम्परेचर और दूसरा चेंज इन स्टेट। तो अगर मान लीजिए हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, यानी 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम लें तो उसको चेंज ऑफ स्टेट हमें करना है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, या इसका उल्टा लिक्विड से सॉलिड या वेपर से लिक्विड। ये चेंज ऑफ स्टेट है।
और ये भी मैंने बताया था, व्हेन द सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, तो उस दौरान टेम्परेचर नहीं चेंज होता। ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन सेम। तो व्हेन सब्सटेंस गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट या लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, द टेम्परेचर रिमेन सेम। Amount of heat required to change the state of 1 gram of the substance, that is known as latent heat. अगर डिफाइन करना है तो Q अपान M, अगर M को 1 कर दें तो L बराबर आ जाएगा, कि वही डेफिनेशन आ गई। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस या यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। यूनिट क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम। यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट ऑफ एल, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम। दिस इज यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। आइए देखें, तो फार्मूला जब हम लगाते हैं तो Q इक्वल टू M इंटू एल, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन फॉर चेंज इन स्टेट। जैसे आपसे कोई कहे कि चेंज ऑफ स्टेट के लिए टोटल हीट कितनी चाहिए, तो यूनिट मास के लिए तो एल चाहिए, और हमें m ग्राम सब्सटेंस की स्टेट चेंज करनी है तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हीट हमें चाहिए m इंटू एल। अब जैसे मान लें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जानते हो क्या है? कि हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। काहे में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में। तो हमें हीट तो लेनी पड़ेगी ना, हीट निकालेंगे तभी तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन यही आइस अगर मान लीजिए वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो हमें 80 देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू आइस, देन सच अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट। उससे हीट लेंगे तभी तो ठंडा होगा, तभी तो कोल्ड होगा। किसी चीज़ से जब हम हीट ले लेते हैं तभी तो उसका टेम्परेचर गिरता है, वो ठंडा होता है। और किसी चीज़ को हम हीट दे देते हैं, दिस प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस, तो वो चीज़ मेल्ट हो जाती है। जैसे आइस को हम प्लस 80 कैलोरी पर ग्राम दे देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट है टेकन आउट, क्योंकि इसको हम बाहर ले रहे हैं तभी आइस में कन्वर्ट। और ये क्या होती है? गिवन टू, गिवन टू। इतनी हीट हमें आइस को देनी पड़ेगी तब जाके वाटर में कन्वर्ट होगा। तो 1 ग्राम के लिए कितनी देनी पड़ती है? आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, 80 कैलोरी। अब आता है लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए हमारा ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर को अगर मान लीजिए हमें स्टीम में बदलना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी ये देनी पड़ेगी हमें। और अगर स्टीम को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है तो इतनी ही हीट हमें लेनी पड़ेगी, ये देनी पड़ेगी टू गिव एंड टेकन आउट। यानी ये हमारी बाहर लेनी पड़ेगी, ठंडी करनी पड़ेगी स्टीम को, तभी जाके वाटर में कन्वर्ट होगा, टेकन आउट। और ये गिवन टू है, ये गिवन टू, इतनी हीट देनी पड़ेगी तब जाके वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो वही चीज़ हमें कहना है कि दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स वाटर टू स्टीम या स्टीम टू वाटर, स्टीम को वेपर्स भी कहते हैं। तो सच अमाउंट ऑफ हीट when given to water, it is converted into steam. Such amount of heat, if it is taken away from steam, it is converted into water. This is known as latent heat of vaporization, latent heat of fusion and latent heat of vaporization.